रात का वक्त था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें सुनसान और खामोश थीं। बस कहीं कहीं खड़ी स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी जमीन पर गली गली में चमक रही थी। अमन अपने कुछ दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठा गपशप कर रहा था। वे सब हंसी मजाक में व्यस्त थे कि अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। यार, माँ फिर फोन कर रही है। पता नहीं क्या मुसीबत आ गई। अमन ने चिढ़कर फोन उठाया। हाँ माँ, सब ठीक है। दूसरी तरफ से उसकी माँ की हल्की सी कांपती आवाज आई। बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अभी घर आ जाओ। माँ, इस वक्त? सुबह बात कर लेंगे। अमन ने बेपरवाही से कहा। नहीं बेटा, अभी फौरन आ जाओ। माँ की आवाज में अजीब सी गंभीरता थी। ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत अजीब हो गया हो। अमन ने अपने दोस्तों से माफी मांगी और जल्दी से बाहर निकल आया। बादल जोर से गरजे और बारिश की तीव्रता बढ़ गई। वो गाड़ी में बैठकर पूरी रफ्तार से घर की ओर बढ़ा। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या हुआ है माँ को? सब ठीक तो है ना? घर पहुंचकर अमन ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या हुआ माँ? सामने सोफे पर उसकी माँ बैठी थी। उनके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। पास में ही उसके पिता खामोश बैठे थे। आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। माँ ने उसे देखते ही धीरे से कहा, बेटा बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अमन हैरानी से माँ की तरफ देखने लगा। बेटा, मैं गर्भवती हूँ, माँ ने झिझकते हुए कहा। कमरे में एक पल के लिए जैसे सन्नाटा छा गया। अमन का दिमाग सुन्न हो गया। वो माँ की बात सुनकर पहले तो हंस पड़ा, जैसे ये कोई मजाक हो। माँ प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं आप? इस उम्र में प्रेग्नेंट होना मजाक लगता है? मगर माँ की आंखों में नमी और चेहरे पर गहराई से भरा खौफ देखकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। ये मुमकिन नहीं, अमन चिल्लाया। कोई मजाक है ना? पिताजी आप बताइए, ये कैसे हो सकता है? उसके पिता ने गहरी सांस ली। बेटा, हमें भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन डॉक्टर ने जांच करके कहा है कि तुम्हारी माँ वाकई में गर्भवती है। अमन का तो सिर ही चकराने लगा। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। ये सब झूठ है। इस उम्र में ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या किसी ने धोखा दिया है या फिर माँ कुछ छुपा रही है? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं झूठ बोलूंगी? अमन ने माँ की तरफ घृणा भरी नजर से देखा, फिर गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर का तूफान उससे भी ज्यादा तेज था। सुबह जब अमन ने आंखें खोली तो उसका दिमाग अभी भी उलझा हुआ था। वो सीधा डॉक्टर के पास गया ताकि खुद सच्चाई पता कर सके। डॉक्टर साहब, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी माँ प्रेग्नेंट हो सकती है। कृपया मुझे सच बताइए, अमन ने घबराई हुई आवाज में कहा। डॉक्टर ने कुछ देर रिपोर्ट देखी, फिर गंभीरता से अमन की तरफ देखा। मिस्टर अमन, मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए ये अविश्वसनीय खबर है, लेकिन सारी मेडिकल रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि आपकी माँ गर्भवती है। ये केस असामान्य जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये सुनते ही अमन का दिल धक्क से रह गया। वो अपनी इज्जत के बारे में सोचने लगा। अगर ये खबर मोहल्ले में फैल गई तो? अगर उसके दोस्तों को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे? वो तेजी से फोन निकालने लगा और फिर तुरंत घर पहुंचा, जहां पर माँ बाप उसका इंतजार कर रहे थे। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अमन ने सख्त लहजे में कहा। घर में खामोशी थी, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। माँ, मुझे बताइए, ये सब कैसे मुमकिन है? उसकी आंखों में बेचैनी तैर रही थी। बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ समय आने पर बताऊंगी, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो, माँ ने धीरे से कहा। भरोसा? अमन ने ताना मारते हुए कहा। माँ, आपको अंदाजा भी है कि लोग क्या कह रहे हैं? मोहल्ले में बातें फैल चुकी हैं। दोस्त मेरा मजाक बना रहे हैं। रिश्तेदार हमें गिरी हुई नजरों से देख रहे हैं। अब तक शांत बैठे पिताजी धीरे से बोले, बेटा, लोग तो हमेशा ही बातें बनाते हैं, हमें सिर्फ सच का सामना करना है। कौन सा सच? अमन ने गुस्से से चिल्लाया। अगर मैं ये बर्दाश्त कर भी लूं तो लोग नहीं करेंगे। मैं अपनी इज्जत और ज्यादा बर्बाद नहीं कर सकता। अमन जैसे ही घर से बाहर निकला, हर तरफ काना फूसी और निगाहें उसका पीछा कर रही थी। देखो तो, अमन की माँ को बुढ़ापे में बेटा होने वाला है।
ये इंसान खुद बाप बनने की उम्र का है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही मामला चल रहा है। क्या पता मामला कुछ और ही हो। ये आखिरी वाक्य सुनकर अमन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। क्या ये लोग उसकी माँ के चरित्र पर शक कर रहे थे? वो तेज कदमों से अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उनके चेहरे पर भी शरारत भरी मुस्कुराहट थी। यार, ये सब क्या चल रहा है? अमित ने आंख दबाकर पूछा। तेरी माँ वाकई में? बंद करो ये बकवास, अमन दहाड़ा। मगर दोस्त ठहाके मार कर हंसने लगे। वो गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? वैसे तेरी फैमिली ने तो सबको सरप्राइज ही दे दिया, मनीष बोला। ये सुनकर अमन की सहनशीलता जवाब दे गई। उसने गुस्से में मनीष का कॉलर पकड़ लिया। एक और शब्द कहा तो अच्छा नहीं होगा। अमन की आंखों में खून उतर आया था। दोस्तों ने उन्हें छुड़ाया, मगर वे अमन का मजाक उड़ाते रहे। अब वो वहां और नहीं रुक सकता था। उसने तेजी से गाड़ी निकाली और अंधाधुंध सड़कों पर दौड़ने लगा। रात को वो घर लौटा तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। बेटा, कहाँ था तू? मैंने कितनी बार फोन किया, माँ ने चिंता से पूछा। वहीं जहाँ मेरी इज्जत अभी भी बची हुई है, अमन ने तीखे स्वर में कहा। अमन बेटा, मैं तुम्हारा ही भला चाहती हूँ। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक सच है, मगर अभी वक्त नहीं आया है कि मैं सब कुछ बता सकूं। अभी वक्त नहीं आया? अमन का गुस्सा फट पड़ा। माँ, आप जानती हैं कि मुझे किस तरह की बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। माँ ने खामोशी से आंखें बंद कर ली। एक आंसू उनके गाल पर बह निकला। बेटा, क्या तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत से बढ़कर है? माँ ने बस इतना कहा। ये वाक्य अमन के दिल को तीर की तरह चीर गया, मगर उस वक्त वो जज्बातों में अंधा हो चुका था। हाँ, मेरी इज्जत सबसे जरूरी है, ये कहकर वो तिलमिलाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रात के 12 बज रहे थे जब अमन गुस्से में भरकर अपने माँ बाप के कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी। माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनकी कमजोर आंखें नींद में भी उदासी से भरी थी। पिता एक कुर्सी पर बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे ऊपर वाले से किसी मदद की उम्मीद कर रहे हों। अमन की सख्त आवाज ने कमरे की खामोशी को चीर दिया। माँ और पिताजी दोनों चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। क्या हुआ बेटा? पिता ने घबराकर पूछा। अब आप लोग इस घर में नहीं रह सकते। अमन के शब्द किसी बिजली की तरह माँ के दिल पर गिरे। बेटा, ये क्या कह रहे हो? ये हमारा ही घर है। माँ की आवाज कांप रही थी। ये घर अब मेरा नहीं रहा और मैं अब तमाशा नहीं बन सकता। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है और इस सब के जिम्मेदार आप दोनों हैं। माँ का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उनकी रूह निचोड़ ली हो। पिता के हाथ कांपने लगे। बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम कहाँ जाएंगे? माँ ने रोती हुई आवाज में कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन ये घर अब आपके लिए नहीं है। अमन ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। चलिए, यहाँ से जाइए तुरंत। बेटा, भगवान के लिए ऐसा मत करो। पिता ने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अमन ने गुस्से में अपना हाथ झटक लिया। मुझे भगवान का वास्ता मत दो, मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका हूँ। अब बस निकलो यहाँ से। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकी। वो पिताजी की तरफ देखने लगी, जैसे उनसे मदद मांग रही हो। बेटा, क्या तुम हमें इतनी आसानी से ठुकरा दोगे? हमने तुम्हें पाला पोसा है, कितनी कुर्बानियां दी हैं। पिताजी की आवाज़ भर्रा गई, मगर अमन ने एक नज़र भी उनकी ओर नहीं देखा। ये सब मत दोहराइए पिताजी, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। बेटा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन ये जो जख्म दे रहे हो वो कभी नहीं भरेंगे। माँ ने प्रार्थना सी की। ये जगह मुझे खुद बनी बनाई लगती थी, लेकिन आपने मुझे दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। अमन ने दरवाज़ा खोल दिया। माँ ने एक आखिरी बार बेटे को देखा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ क्रोध और नफरत था। चलो ममता, हमें अब अपनी जगह खुद तलाशनी होगी, पिताजी ने हार मानती हुई आवाज़ में कहा। माँ ने अपने हाथों से अपनी साड़ी ठीक की और नंगे पांव दरवाजे की ओर बढ़ गईं। वो जानती थी कि अब उनका बेटा उन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहता। वो पिताजी के बाजू का सहारा लेकर दरवाजे से बाहर निकल गई। अमन ने एक पल के लिए दरवाजे की ओर देखा।
माँ की भीगी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे शायद वो कभी शब्दों में नहीं कह सकती थी। लेकिन अमन अपने फैसले पर कायम रहा। जैसे ही माँ बाप सड़क पर निकले, अमन ने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। सड़क पर खामोशी थी। माँ और पिताजी एक दूसरे के करीब खड़े थे। माँ ने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा, वही घर जहाँ उन्होंने जिंदगी गुजारी थी, जहाँ उनका बेटा पला बड़ा था। मगर आज वही बेटा उन्हें बेघर कर चुका था। हम कहाँ जाएंगे? माँ ने पिताजी का हाथ थामकर पूछा। कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी ममता, फिक्र मत करो, पिताजी ने नम आवाज में कहा। लेकिन उनकी आवाज में वही टूटा हुआ दर्द था जो किसी बेसहारे बुजुर्ग में होता है। रात के अंधेरे में चलते चलते वे थक चुके थे। मौसम ठंडा हो रहा था। अब क्या करें ममता, कहाँ जाएं? पिताजी ने थके हुए लहजे में पूछा। माँ ने अपने आसपास नजर दौड़ाई। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनके पास कहीं ठहरने की कोई जगह नहीं रही। अचानक पिताजी को एक ख्याल आया। एक ओल्ड एज होम है शहर के दूसरे कोने में, शायद हमें वहां पर सहारा मिल जाए। माँ ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, शायद किसी चमत्कार की उम्मीद में कि अमन दरवाज़ा खोलकर उन्हें बुला लेगा। मगर दरवाज़ा बंद ही रहा, बिल्कुल अमन के दिल की तरह। कुछ घंटे के सफ़र के बाद वे एक बिल्डिंग के सामने खड़े थे, जहाँ बोर्ड पर लिखा था सीनियर सिटीजन केयर होम। वहाँ के कर्मचारियों ने उन्हें सवालिया नज़रों से देखा, लेकिन उनकी बेबसी को समझते हुए एक छोटा सा कमरा दे दिया। कमरे में एक पुराना पलंग था, एक छोटी सी टेबल और दीवारों पर धुंधले रंग। माँ ने पलंग पर बैठते ही गहरी सांस ली, जैसे कि बरसों की थकान एक पल में उन पर हावी हो गई हो। ये जगह तो ठीक है ममता, कम से कम सर छुपाने की जगह तो मिली। पिताजी ने माँ को तसल्ली देने की कोशिश की। माँ ने जबरदस्ती मुस्कुराकर उनकी ओर देखा, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। ओल्ड एज होम में वक्त जैसे थम सा गया था। हर तरफ खामोशी थी। कभी कभी किसी बुजुर्ग के कराहने की आवाज़ या नर्स के कदमों की आहट सुनाई देती थी। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वो घंटों चुपचाप बैठकर बस सामने देखती रहती। पिताजी उन्हें हौसला देते, उनके लिए चाय बनाते, बातें करने की कोशिश करते, मगर माँ कमज़ोर होती जा रही थी। क्या सोच रही हो ममता? पिताजी ने एक दिन उनका हाथ थामकर पूछा। कुछ नहीं, माँ ने धीरे से कहा। फिर कुछ पल चुप रहकर बोली, बस ये सोच रही हूँ कि माँ होना भी कितना अजीब होता है। बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए वो हमेशा बच्चा ही रहता है। और जब बच्चा माँ को छोड़ देता है, तब भी माँ उसे माँ मन से नहीं छोड़ सकती। पिताजी ने गहरी सांस ली और उनका हाथ मजबूती से थाम लिया। पिताजी को अब भी उम्मीद थी कि अमन को एक दिन एहसास होगा और वो उन्हें वापस बुलाएगा। वे हर दिन फ़ोन उठाते और अमन का नंबर मिलाते। हेलो अमन बेटा, कैसे हो? पिताजी मैं बिजी हूँ, आप बार बार कॉल क्यों करते हैं? अमन की आवाज़ हमेशा सख्त होती। बेटा बस तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही, अगर तुम आ जाओ तो। मैंने कहा ना पिताजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, प्लीज़ मुझे बार बार तंग मत किया कीजिए। और कॉल कट जाती। पिताजी फ़ोन हाथ में पकड़े माँ की ओर देखते। माँ पहले ही समझ चुकी थी कि क्या हुआ होगा। उन्होंने नम आंखों से पिताजी के हाथ पर हाथ रखकर धीमे से कहा, बस प्रार्थना करो, शायद एक दिन उसे हमारी याद आ जाए। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो चुके थे, माँ खिड़की के पास जाकर बैठ जाती। बाहर चांदनी फैली होती, लेकिन उनके दिल के अंधेरे को कोई उजाला नहीं मिटा सकता था। ममता, मेरा दिल बहुत बोझिल हो रहा है, पिताजी ने एक शाम माँ से कहा। वे खिड़की से बाहर ताक रहे थे। बस प्रार्थना करो, भगवान सब ठीक करेगा, माँ ने धीरे से कहा। लेकिन उनके लहजे में बेयकीनी की कमी थी। पिताजी रोज की तरह अमन को फ़ोन करने के लिए मोबाइल उठाते हैं, मगर इस बार उनके हाथ कांप रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने नंबर डायल किया। हेलो अमन बेटा, पिताजी आप फिर फ़ोन कर रहे हैं? मैंने कहा था ना कि मुझे तंग मत करिए। अमन बस एक बार आकर हमें देख जाओ। तुम्हारी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है और मुझे भी कुछ दिनों से सीने में दर्द हो रहा है। पिताजी ने रिक्वेस्ट की। पिताजी प्लीज़, मैंने पहले भी बहुत परेशानियां झेली हैं, अब मैं और ये सारे ड्रामे नहीं सुन सकता।
अगर आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाइए, मुझे इस सब में मत घसीटिए। फ़ोन बंद हो गया। अब कुछ पल खामोश बैठे रहे, फिर धीरे से मोबाइल को मेज पर रख दिया। उनकी आंखें डगमगाने लगी थीं, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब चुके हों। क्या कहा उसने? माँ ने धीरे से पूछा। पिताजी ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस व्यस्त था। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अंदर से टूट चुके थे। अगली रात पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उनका सीना जोर से दर्द कर रहा था, सांसें उखड़ रही थीं, माथे पर पसीना था। माँ घबराकर नर्स को बुलाने लगी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। जल्दी एम्बुलेंस को बुलाइए, नर्स ने हिदायत दी। लेकिन पिताजी का जिस्म निडाल हो चुका था, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। हमने पूरी कोशिश की, मगर वो डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ दी। माँ के कानों में जैसे कोई बम फट गया हो। ये नहीं हो सकता, मेरे पति ने नहीं जा सकते, वो तो बस कुछ पलों पहले ठीक थे। माँ ने रोते हुए कहा, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो इस दुनिया में नहीं थे। माँ ने लड़खड़ाते हाथों से अमन का नंबर मिलाया। हेलो बेटा, तुम्हारे पिता। माँ की आवाज़ आंसुओं में डूब गई थी। वो हमें छोड़कर। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। पिताजी चले गए? अमन ने धीरे से दोहराया। हाँ बेटा, कम से कम आखिरी बार तो उन्हें देख लो। मगर अमन के दिल में कोई एहसास नहीं जागा। माँ, वो तो पहले ही बीमार थे, ये तो होना ही था। मैं नहीं आ सकता। माँ को लगा जैसे किसी ने उनके दिल में छुरा घोंप दिया हो। बेटा, वो तुम्हें आखिरी बार देखना चाहते थे। उनके चेहरे पर आखिरी वक्त में भी तुम्हारा ही नाम था। माँ प्लीज़, मैं और जज्बातों की बातें सुनने के मूड में नहीं हूँ। मैं कल ऑफिस में व्यस्त हूँ। आप ही उनका अंतिम संस्कार करवा दीजिए। फ़ोन बंद हो गया। माँ ने फ़ोन को सीने से लगा लिया। उनके लब काँप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान ले रहा है। वो सिसकियाँ लेकर बोली। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उनके पति अब अंतिम यात्रा पर जा रहे थे, और उनका बेटा, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी खपा दी थी, वो उन्हें एक पल में ही अकेला छोड़ चुका था। वो एक बेजान लाश की तरह अस्पताल की बेंच पर बैठ गई। उनकी आंखों में दर्द, बेबसी और दुख के सिवा कुछ भी नहीं था। अमन बेटा, तुमने अपनी माँ को जीते जी मार दिया। ओल्ड एज होम के आंगन में खामोशी छाई हुई थी, सिवाय कुछ परिंदों की चहचहाट के, जो माहौल को थोड़ा कम बोझिल बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। माँ बेंच पर बैठी बस सूनापन बोल रही थी। 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अमन का कोई फ़ोन, कोई संदेश, कुछ भी नहीं आया। वो अपने पिता के अंतिम संस्कार पर भी नहीं आया। माँ, क्या आपको उम्मीद थी कि वो आएगा? नर्स ने धीरे से पूछा, जो कई दिनों से उनके साथ में थी और उनकी हालत देखकर परेशान थी। माँ ने एक उदास मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। नहीं बेटी, मुझे उम्मीद नहीं थी। बस दिल में कहीं एक उम्मीद थी कि शायद मेरा बेटा पछताकर लौट आए, शायद एक नज़र अपने बाप का चेहरा देख ले। मगर वो भी पूरी ना हो सकी। उनकी आंखें भर आईं। दूसरी तरफ अमन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। सर, सुना है कि आपके पिताजी का देहांत हो गया। हम बहुत अफसोस करते हैं, एक कर्मचारी ने हिम्मत करके कहा। अमन ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, जैसे वो इस बात का जिक्र भी सुनना नहीं चाहता था। हाँ, हो गया, लेकिन ये जिंदगी का हिस्सा है। लोग आते हैं और चले जाते हैं। तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो, इन फिजूल बातों पर नहीं। उसने बेपरवाही से कहा और फिर फाइलों में व्यस्त हो गया। उसके जहन में कहीं पर भी पछतावा नहीं था, ना ही कोई गम। माँ की खामोशी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी गहरी होती जा रही थी। वो कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी और उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। मगर उनके अंदर पलने वाली नन्ही जान ने हर बार उनकी हिम्मत टूटने नहीं दी थी। तू जिंदा है मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए जी रही हूँ, वो अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से कहती। रात को वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर पड़ी अमन के बचपन की तस्वीरें देख रही थी। हर तस्वीर में एक मासूम हंसता खेलता बच्चा था, जो माँ के बिना एक पल नहीं रहता था। यही बच्चा था ना, जो मुझे छोड़कर चला गया। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो आज भी अमन के इंतजार में थी। वो आज भी चाहती थी कि वो पलट कर आए, एक बार कहे, माँ
मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मगर हकीकत ये थी कि अमन अपनी दुनिया में मगन था और माँ, वो तो अपनी बेबसी के साथ तन्हाई में फूलती ही चली जा रही थी। ओल्ड एज होम की पुरानी दीवारों के बीच माँ खामोशी से बैठी अपने हाथों को देख रही थी। उनकी उंगलियां दर्द कर रही थीं। ये बच्चा, आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? नर्स सानिया ने रिपोर्ट देखते हुए हैरत से कहा। डॉक्टर भी इस उलझन में थे। इतनी उम्र में बच्चा ठहरना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन सच्चाई ये थी कि माँ वाकई में पेट से थी। ये सब कुछ अजीब लग रहा था। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, मेडिकल साइंस में ऐसे केस बड़े ही अलग होते हैं। हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। माँ ने खामोशी से डॉक्टर की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, मुझे किसी और टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ सब कुछ ठीक है। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। लेकिन माँ, ये मामूली बात नहीं है कि आपकी उम्र में इस हालत में, सानिया ने धीरे से कहना चाहा, मगर माँ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं कह चुकी हूँ, मुझे और कोई टेस्ट नहीं करवाना। माँ का लहजा कमज़ोर मगर मजबूत था, जैसे वो हकीकत को किसी से छिपाना नहीं चाहती थी। नर्स कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, कम से कम एक अल्ट्रासाउंड तो करवा लीजिए। शायद हमें कुछ ऐसा पता चले जो ज़रूरी हो। रात को माँ अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उन्होंने अपनी कमज़ोर उंगलियां धीरे से पेट पर रखीं और एक अजीब सी घबराहट उनके वजूद में दौड़ गई। ये कैसी परीक्षा है मेरे भगवान! उन्हें याद आया वो दिन जब पहली बार उन्हें इस बच्चे का एहसास हुआ था। ये कैसे मुमकिन है माँ जी? डॉक्टर ने हैरत से कहा था। क्या आपने कभी किसी को इस बारे में कुछ बताया? कोई ऐसी बात जो हमारे लिए जानना जरूरी हो? माँ ने बस खामोशी ओढ़ ली थी। वो जानती थी कि अगर उन्होंने सच बता दिया तो लोग भरोसा कम करेंगे। लेकिन क्या वो ये राज हमेशा छुपा सकती थी? क्या होगा अगर सच्चाई सामने आ गई? क्या अमन को कभी पता चलेगा कि उसकी माँ ने ये सब क्यों सहा? माँ जानती थी एक दिन सच जरूर खुलेगा, मगर वो वक्त अभी नहीं आया था। उन्होंने आंखें बंद कर ली और एक आंसू उनके गाल पर बहकर बाहर निकल आया। ये बच्चा, अब यही सहारा था। मैं इसे दुनिया के हर ताने, हर सवाल से बचाकर रखूंगी। रात का वक्त था और अमन अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और उसके आसपास खामोशी थी, मगर उसके अंदर एक बेनाम सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। उसी पल उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। कौन हो सकता है इस वक्त? अमन ने हल्के अंदाज में फोन उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर एक आवाज सुनाई दी, जो धीमी मगर गहरी थी। क्या आप अमन बोल रहे हैं? जी, मैं ही बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं ओल्ड एज होम से सानिया बोल रही हूँ। आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। ओल्ड एज होम? ये सुनकर अमन का माथा परेशानी से भर आया। नर्स एक पल के लिए चुप हुई। फिर उसने वो शब्द कहे जिन्होंने अमन की आत्मा तक को झकझोर दिया। मुबारक हो अमन जी, आपके छोटे भाई की पैदाइश हो चुकी है। कुछ पल के लिए अमन को लगा कि शायद उसके कानों ने कुछ और सुना हो। क्या? वो हैरानी से बोला। तुम क्या कह रही हो? आपकी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया है। नर्स ने सुकून भरे लहजे में कहा, हमें आपसे तुरंत बात करनी है, क्योंकि बच्चे के बारे में कुछ ऐसा है जो आपको जानना जरूरी है। अमन की उंगलियां पसीने से भीग गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अमन जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आकर अपनी माँ और भाई को देख लें। मगर अमन का गुस्सा जाग उठा। ये सब बकवास है। मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, उसने तल्ख लहजे में कहा और फोन काट दिया। फोन काटते ही उसने गहरी सांस ली, मगर दिल की धड़कन और तेज हो गई। ये सब क्या हो रहा है? वो खुद से सवाल कर रहा था। क्या सच में मेरा कोई भाई पैदा हुआ है? और वो नर्स मुझे क्या बताना चाहती थी? उसने अपना सिर जोर से झटका, जैसे इन सारे ख्यालों को निकाल देना चाहता हो। नहीं, मैं दोबारा इस सब में नहीं पड़ सकता। मैं उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूँ और अब मैं मुड़कर नहीं देखूंगा। लेकिन जितना वो खुद को समझाने की कोशिश करता, उतनी ही बेचैनी उसके दिल में घर कर रही थी। आखिर कई दिनों की कसमकस के बाद उसने एक फैसला कर लिया कि वो खुद जाकर सारी सच्चाई को पता करेगा। अमन की गाड़ी
ओल्ड एज होम के दरवाजे के पास आकर रुकी। वो सीधे रिसेप्शन की तरफ गया, जहां नर्स सानिया खड़ी थी। वो उसे देखकर चौंकी। कहीं आप आ गए? हाँ, मगर ज्यादा बातें मत करो, बस मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। नर्स ने गहरी सांस ली और खामोशी से माँ के कमरे की ओर ले गई। अमन ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने कुर्सी पर उसकी माँ बैठी थी और उनकी गोद में एक मासूम सा बच्चा था। वो सेहतमंद था, एकदम गोरा, बड़ी बड़ी आंखें, मासूम सा चेहरा। माँ मोहब्बत भरी नजरों से उसे देख रही थी और धीरे धीरे उसके माथे को चूम रही थी। अमन के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। ये क्या तमाशा लगा रखा है? वो चिल्लाया। माँ ने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, बस खामोशी थी। ये बच्चा ये बच्चा किसका है? अमन ने उंगली उठाकर पूछा। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बच्चे को और करीब कर लिया, जैसे किसी तूफान से बचाने की कोशिश कर रही हो। बोलो माँ, ये किसका है? तुम्हारी उम्र में ये कैसे मुमकिन है? ये वाकई लोग जो कह रहे हैं वो सच है? अमन का लहजा बहुत बिगड़ गया। माँ के चेहरे पर एक साया सा लहराया, मगर उन्होंने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। माँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं ये कोई गुनाह का नतीजा तो नहीं? ये बात सुनते ही माँ के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। वो जैसे अंदर से टूट गई। नर्स सानिया, जो दरवाजे के पास खड़ी ये सब सुन रही थी, अचानक बोल पड़ी। मिस्टर अमन, आपको अपनी माँ पर इतने घटिया इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई? तो फिर बताओ, ये क्या है? अमन ने सख्त नजरों से नर्स को घूरा। माँ ने लरजते हाथों से बच्चे को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए, मगर वो अभी भी चुप थी। माँ चुप क्यों है? सच क्यों नहीं बता रही? अमन ने चीख कर पूछा। माँ ने नम आंखों से अपने बेटे को देखा और बस एक बात कही, सच वक्त आने पर खुद बोलेगा बेटा। ये सुनते ही अमन का सब्र जवाब दे गया। मैं अब ये तमाशा और नहीं देख सकता। वो गुस्से से दरवाज़ा पटकते हुए बाहर निकल गया, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी, एक ऐसी बेचैनी जिसका मतलब वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। अमन गुस्से में ओल्ड एज होम से निकल गया, मगर उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके अंदर जैसे कोई जंग छिड़ चुकी थी। वो गाड़ी में बैठा, मगर उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। मन में बार बार वही मंजर चल रहा था। माँ की खामोशी, उनकी नम आंखें और वो मासूम बच्चा जो उनकी गोद में बेखबर सो रहा था। ये सब बेवकूफ़ बनाने का ड्रामा है, उसने खुद को तसल्ली दी। मगर उसके दिल में एक सवाल बार बार खटक रहा था, अगर ये सच में मेरा भाई नहीं है तो फिर ये कौन है? उस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब जानने का तरीका था, डीएनए टेस्ट। घर पहुंचते ही अमन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक मशहूर लेबोरेटरी का नंबर डायल किया। क्या आप लोग डीएनए टेस्ट की सर्विस देते हैं? जी सर, हम करते हैं। आपको किन लोगों का टेस्ट करवाना है? लेबोरेटरी के आदमी ने अपने पेशेवर लहजे में जवाब दिया। अमन ने एक लम्हे के लिए चुप्पी साधी, फिर बोला, एक नाजायज बच्चा और मेरी माँ। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर वो आदमी बोला, जी सर, आप हमारे क्लिनिक आ सकते हैं, या फिर हम खुद आपके बताए हुए एड्रेस पर जाकर सैंपल ले सकते हैं। मुझे खुद आना पसंद नहीं। आपका कोई आदमी ओल्ड एज होम जाकर ये टेस्ट कर सकता है? जी सर, हम कर सकते हैं, हमें बस आपकी परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, मैं जल्दी ही परमिशन भेजता हूँ। अमन ने फ़ोन बंद कर दिया और गहरी सांस ली। फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि ये टेस्ट सब कुछ साफ कर देगा। अगर ये मेरा शक गलत होगा तो मैं इस ख्याल को हमेशा के लिए झटक दूंगा। वो बैठकर फर्श पर गिर पड़ा। अगले दिन लेबोरेटरी का वो आदमी ओल्ड एज होम पहुंचा। सानिया ने माँ को जानकारी दी कि एक आदमी उनके और बच्चे के सैंपल लेने आया है। माँ चौंक कर नर्स को देखने लगी और फिर धीरे से बोली, ये सब अमन ने करवाया है ना? नर्स ने सिर झुका लिया, जैसे वो जानती थी कि ये पल तकलीफ दे होगा। माँ ने धीरे से बच्चे की तरफ देखा जो उनके बाजू में सो रहा था। बेटा, तुम्हारी पहचान के लिए अब साइंस के सबूत चाहिए? माँ की गोद और मोहब्बत काफ़ी नहीं। उनकी आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन वो चुप रही। उस आदमी ने खामोशी से उनका और बच्चे का सैंपल लिया और रिपोर्ट के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांग कर चला गया।
ओल्ड एज होम की खामोश फिजा में एक बेचैनी फैल गई थी। उधर नर्स सानिया बार बार लेबोरेटरी को फोन कर रही थी। वो रिपोर्ट के इंतजार में थी और उसका दिल किसी अनहोनी का आभास करा रहा था। आखिरकार जिस दिन का सूरज उगा उस दिन सच्चाई का पर्दा उठना था। लेबोरेटरी के आदमी ने ओल्ड एज होम में आकर नर्स को एक मोहर बंद लिफाफा थमा दिया। ये आपकी डीएनए रिपोर्ट है, अब आप इसे खुद देख लें। वो आदमी इतना कहकर चला गया। नर्स ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। जैसे ही उसकी नज़र रिपोर्ट पर पड़ी उसका रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? ये शब्द उसके होंठों पर आकर रुक गए। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और हाथ में पकड़ी रिपोर्ट कांपने लगी। नहीं, ये गलती हो सकती है, वो बड़बड़ाई। रिपोर्ट को दोबारा पढ़ा लेकिन शब्द वही थे। ये बच्चा अमन का सगा भाई नहीं बल्कि उसका बेटा है। नर्स के कदम लड़खड़ा गए। उसने जल्दी से माँ के कमरे की तरफ दौड़ लगाई। माँ जो अपनी चारपाई पर चुपचाप बैठी हुई थी, नर्स की घबराई हुई शक्ल देखकर चौंक गई। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? माँ ने धीरे से पूछा। नर्स ने धड़कते दिल के साथ रिपोर्ट उनकी तरफ बढ़ाई। माँ ने गहरी सांस ली, जैसे वो पहले से जानती थी कि उस कागज पर क्या लिखा होगा। माँ जी, ये क्या है? नर्स की आवाज़ धीमी थी। माँ ने नज़रें नीचे कर लीं, जैसे उनकी आंखों में कोई राज दफन था जो अब दुनिया के सामने आ गया था। ये सच है बेटी, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? नर्स को यकीन नहीं आ रहा था। माँ की आंखों से आंसू टपके और उन्होंने बच्चे को सीने से लगा लिया। ये वक्त आने पर सबको पता चल जाना था और आज वो वक्त आ गया है। दूसरी तरफ अमन भी बेचैन था। वो रिपोर्ट के इंतज़ार में था, मगर उसे यकीन था कि वो ऐसा नतीजा देखेगा जो उसके सारे सवालों का जवाब देगा। लेकिन जब उसके मोबाइल की घंटी बजी और नर्स की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अमन साहब, आपको तुरंत ओल्ड एज होम आना होगा। रिपोर्ट आ चुकी है और आपको खुद अपनी आंखों से ये सच देखना होगा। अमन का माथा शिकनों से भर गया। क्या मतलब? ऐसा क्या लिखा है उस रिपोर्ट में? नर्स कुछ पलों के लिए चुप रही और फिर धीरे से बोली, ये बच्चा तुम्हारा सगा भाई नहीं बल्कि ये तो तुम्हारा अपना बेटा है। ये सुनते ही अमन को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई है। क्या बकवास है ये? ये कैसे मुमकिन है? उसका शरीर कांपने लगा। यही सच है अमन साहब, नर्स ने कहा। आपको खुद अपनी माँ से ही ये राज पूछना होगा। अमन के हाथ से फोन गिर गया। वो सांस लेना भूलने लगा। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये सब कैसे हुआ? आखिर ये सच मेरे सामने इतनी देर से क्यों आया? वो गाड़ी की चाबी उठाकर पागलों की तरह बाहर निकला और पूरी रफ्तार से ओल्ड एज होम की तरफ दौड़ पड़ा था। रास्ते में उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। जैसे ही वो वहां पर पहुंचा तो तेजी से अंदर दाखिल हुआ। नर्स सानिया पहले ही दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे उसका ही इंतजार कर रही हो। कहाँ है मेरी माँ? अमन ने झल्लाकर पूछा। अंदर अपने कमरे में, नर्स ने धीरे से कहा। लेकिन अमन साहब, जरा उनसे आराम से बात करिए, वो पहले से ही बहुत तकलीफ में हैं। तकलीफ में हैं? अमन ने ताना मारा। और मैं क्या हूँ? मेरी पूरी दुनिया हिल चुकी है और तुम कह रही हो कि मैं आराम से बात करूं? वो तेजी से दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। माँ चारपाई पर बैठी थी। बच्चा उनके गोद में सो रहा था। जैसे ही अमन अंदर आया वो धीरे से सीधी होकर बैठ गई, लेकिन उनकी आंखों में वो गहरी उदासी थी जो पिछले कई महीनों से जमी हुई थी। माँ, अमन की आवाज़ में गुस्सा, सदमा और बेयकीनी सब शामिल थे। ये क्या है? ये सब झूठ है ना? माँ ने धीरे से बेटे को देखा। उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। बेटा, मैं जानती थी कि एक दिन तुम आओगे और सवाल करोगे, तो फिर जवाब दो माँ। ये बच्चा मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा बेटा कैसे हो सकता है? माँ की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन वो चुप रही। माँ, कुछ तो बोलो। क्या सच में आपने ऐसा कोई कदम उठाया जिससे हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई? ये सुनकर माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से बच्चे को सीने से लगा लिया। बेटा, तुमने अभी जो कहा वही सुनने का मुझे सबसे ज्यादा डर था। माँ, आपका चुप रहना मेरे शक को और बढ़ा रहा है। मुझे सब जानना है।
अभी इसी वक्त माँ ने गहरी सांस ली, जैसे वो बरसों का बोझ एक पल में उतारना चाहती हो। बेटा, मैं जो कहने जा रही हूँ उसके लिए खुद को तैयार कर लो, क्योंकि ये सच तुम्हारे अंदर सैलाब खड़ा कर देगा। अमन की आंखों में बेचैनी थी, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा। माँ ने एक नज़र सोते हुए बच्चे पर डाली, फिर अमन की तरफ देखा और बोली, बच्चा तुम्हारा बेटा है अमन, और ये उसी गुनाह की निशानी है जो तुमने कुछ साल पहले किया था। ये सुनकर अमन के कदम डगमगा गए। उसके कानों में शोर गूंजने लगा, जैसे पूरी दुनिया अचानक से सदमे में चली गई हो। क्या? माँ ने आंखें बंद कर ली, जैसे उनके पास अब छुपाने को कुछ नहीं रहा। हाँ अमन, ये वही सच्चाई है जो मैंने 9 महीने तक अपने अंदर छुपा कर रखी है। बच्चा तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारी अपनी औलाद, और ये एक राज जो दीवार बनकर खड़ा था, आज जमीन पर आ चुका है। अमन का दिमाग सुन्न हो चुका था। माँ के शब्द बिजली की तरह उसके वजूद में गूंज रहे थे, और वो अपनी जगह पत्थर सा खड़ा रह गया। ये झूठ है, उसने जोर से कहा, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। ये कैसे हो सकता है? बच्चा मेरा बेटा कैसे हो सकता है? माँ ने गहरी सांस ली और अमन की तरफ देखा। उनकी आंखों में बरसों का दर्द सिमटा हुआ था, एक ऐसा दर्द जो वो 9 महीने से सीने में दबाए बैठी थी। बेटा, वक्त आ गया है कि तुम्हें वो सच बताऊं जो मैंने 1 साल से अपने दिल में दफन करके रखा है, उन्होंने भारी लहजे में कहा। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। याद है अमन, कई साल पहले तुम्हारी जिंदगी में एक लड़की आई थी। ये सुनते ही अमन की आंखों के सामने धुंधली यादें घूमने लगीं। वो एक गर्म दोपहर थी जब अमन ने यूनिवर्सिटी के कैफे में पहली बार निशा को देखा था। बड़ी बड़ी आंखों वाली, मासूम लेकिन कशिश से भरी हुई। निशा जोशी क्लास में नहीं आई थी। शुरुआत में वो एक मामूली सी जान पहचान थी, लेकिन फिर ये एक खास मोहब्बत में बदल गई, या शायद अमन के लिए बस एक वक्त की दिल लगी थी। निशा उसके लिए अपनी दुनिया छोड़ने को तैयार थी। वो उस पर भरोसा करती थी, उसे बेपनाह प्यार करती थी। मगर अमन, वो तो बस खेल खेल रहा था। अमन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? एक दिन निशा ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा था। अमन हंस दिया था, जैसे ये सवाल मजाक हो। निशा यार, अभी हम बहुत छोटे हैं, जिंदगी में बहुत कुछ करना है और मजे भी करने हैं। उसकी आंखों में नमी थी, मगर वो फिर भी उसे उसके साथ रही। यहाँ तक कि एक दिन वो अमन के धोखे का शिकार हो गई। जब निशा ने उसे बताया कि वो पेट से है, अमन का रंग उड़ गया। ये मेरी मुसीबत नहीं है निशा, उसने बेरहमी से कहा था। ये सब तुम्हारी गलती है, मुझे इन सब मामलों में मत घसीटो। निशा गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अमन ने उसे छोड़ दिया। वो चली गई हमेशा के लिए, और अमन ने कभी पलटकर उसकी खबर भी नहीं ली। माँ ने आंसू पोंछते हुए दोबारा अमन की तरफ देखा। निशा ने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी मोहब्बत के धोखे को सीने से लगाए बैठी रही। माँ की आवाज़ कांप रही थी। वो बहुत बीमार हो चुकी थी। जब उसे लगा कि वो मरने वाली है, तो वो मेरे पास आई। वो जानती थी कि तुमने उसे ठुकरा दिया है, मगर फिर भी उसने अपना बच्चा तुम्हारे पास छोड़ने का फैसला किया। उसने कहा, आंटी, मैं अमन को माफ़ नहीं कर सकती, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अनाथ ना हो। आप एक माँ हैं, आपको एहसास होगा कि माँ की ममता क्या होती है, और मैं कैसे इनकार कर सकती थी। माँ की आंखों में आंसू थे। मैंने ये फैसला किया, मगर सोचा कि अगर मैंने सच बता दिया तो लोग तुम पर उंगली उठाएंगे। मैंने अपने बुढ़ापे में ये गुनाह अपने सर ले लिया, ताकि तुम्हें समाज की नज़रों में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। अमन के सिर पर जैसे किसी ने पहाड़ तोड़ दिया हो। ये सब वो हकलाते हुए बोला। ये मेरा अपना बच्चा है। हाँ बेटा, ये बच्चा तेरा अपना खून है। वो गुनाह है जिसे तू भूल गया था, लेकिन कुदरत ने उसे तेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अमन ने अविश्वास से सोचते हुए मासूम बच्चे की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, नरम नाजुक हाथ, उसमें अमन की ही झलक थी। उसकी आंखों में आंसू छा गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो जमीन पर बैठ गया, मगर सच्चाई सामने आ चुकी थी। यही जिंदगी का इंसाफ था। तूने एक माँ की मोहब्बत को ठुकरा दिया। आज कुदरत ने तुझे इस मुश्किल में डाल दिया। माँ ने धीरे से कहा। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ,
आपने ये सब मेरे लिए किया। उसके होंठ कांप रहे थे। माँ ने नम आंखों से बेटे की तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। हाँ बेटा, मैंने अपनी इज्जत कुर्बान कर दी ताकि तुम्हारी इज्जत बनी रहे। मैंने अपने माथे पर यह कलंक का टीका लगा लिया ताकि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नाजायज ना कहलाए। नहीं, ये सब झूठ है। अमन पीछे हटने लगा, जैसे सच्चाई को खुद से दूर करना चाहता हो। मगर माँ की आंखों में सच्चाई थी, वो सच्चाई जिससे वो भाग नहीं सकता था। माँ ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाने लगी। जब निशा मेरे पास आई, वो बहुत बीमार थी। उसे पता था कि वो ज्यादा दिन तक नहीं जिएगी, मगर वो अपने बच्चे को इस बेरहम दुनिया में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने कहा, आंटी, मैं बस आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे को सहारा दीजिए, इसे दुनिया के तानों से बचा लीजिए। अमन ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन मेरा क्या कसूर था? इस मासूम का क्या कसूर है? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसके दर्द को समझ सकती थी। अमन, मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ माँ बनना कितना बड़ा इम्तिहान होता है। निशा ने मुझे अपना बच्चा सौंप दिया और कुछ दिनों के बाद वो इस दुनिया से चली गई। मगर मुझे पता था कि अगर मैंने ये सच जाहिर कर दिया तो लोग तेरे चरित्र पर उंगली उठाएंगे, तेरे बच्चे को नाजायज कहकर तिरस्कृत करेंगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अमन, मैं नहीं चाहती थी कि तेरे गुनाह का बोझ इस बेचारे मासूम पर डाला जाए। अमन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तो इसीलिए आपने खुद को प्रेग्नेंट बताया? वो धीमे लेकिन घबराए लहजे में बोला। माँ ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, मैंने अपने बुढ़ापे में वो बोझ अपने सर पर ले लिया जिसका असली जिम्मेदार तू था। मैंने अपनी जिस्म की कमजोरी, अपनी उम्र की हकीकत, सब कुछ झुटला कर ये दिखावा किया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि कोई इस मासूम पर उंगली ना उठा सके। मैंने लोगों के ताने सुने, खुद को शर्मिंदा होने दिया। मैंने सब बर्दाश्त किया, वो सब जो एक माँ कभी नहीं कहना चाहती। मगर मैंने अपने पोते को अनाथ होने के दाग से बचा लिया। अमन के कदम डगमगा गए। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। उसने गुस्से में अपनी माँ को घर से निकाल दिया था, उन्हें बेइज्जत किया था, उन पर व्यभिचार का इल्जाम लगाया था। और आज वो सच्चाई सुन रहा था कि सब कुछ सिर्फ उसकी खातिर ही किया गया था। माँ, मैंने आपके साथ ये क्या कर दिया? उसकी आवाज में घबराहट और शर्मिंदगी थी। माँ ने मुस्कुरा कर अपने आंसू पोंछे। बेटा, मैंने तुझे कभी भी बद्दुआ नहीं दी। मैं तो बस दुआ ही करती रही कि वक्त तुझे सच्चाई दिखा दे। अमन ने अचानक से अपने हाथों में उन्हें थाम लिया। मैंने आपको दुत्कार दिया, मैंने आप पर इल्जाम लगाया, मैंने आपको इस हाल में छोड़ दिया। वो फफक पड़ा। बेटा, अब जो होना था वो तो हो चुका, मगर ये वक्त तुझे एक फैसला लेने पर मजबूर कर देगा। या तो तू अपने अतीत की गलतियों को सुधार ले, या फिर एक बार फिर से भाग जा। अमन ने माँ की तरफ देखा, जिनकी गोद में वो बच्चा था जिसे वो अब तक अपना भाई समझता था, मगर सच्चाई में तो वो उसका बेटा था। उसके वजूद पर शर्मिंदगी हावी थी। क्या मैं इस बच्चे को अपना सकता हूँ? क्या मैं इतना बड़ा बोझ उठा सकता हूँ? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, मगर जवाब अब तक धुंधला था। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, सांसें उखड़ रही थीं। वो चारपाई पर लेटी थी, उनकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे वो दुनिया और बेहोशी के बीच झूल रही हो। माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हम अस्पताल जा रहे हैं, अमन ने घबराकर कहा और नर्स को बुलाया। माँ जी की हालत बहुत खराब हो चुकी है, हमें तुरंत अस्पताल जाना ही होगा, नर्स सानिया ने कहा। अमन ने जल्दी से उन्हें सहारा देकर गाड़ी में बिठाया और तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसकी नजरें बार बार माँ के ऊपर ही जा रही थीं। माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। उसकी आवाज कांप रही थी। माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी नजरें अमन के चेहरे पर थीं। उनकी आंखों में ना कोई गुस्सा था ना नाराजगी, बस एक गहरी उदासी। बेटा, मैंने तुझसे कभी गुस्सा नहीं किया, मगर याद रख, वक्त का कर्ज हमेशा चुकाना पड़ता है। ये सुनते ही अमन के दिल में चुभन सी हुई। वो उन शब्दों का मतलब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि माँ की आंखें बंद होती दिखीं। वो घबरा गया। माँ, प्लीज आंखें खोलो, अस्पताल आ रहा है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, वो बेसब्री से बोला। गाड़ी अस्पताल के दरवाजे पर रुकी।
डॉक्टर भागते हुए आए। इन्हें तुरंत वार्ड में ले जाना होगा, एक डॉक्टर ने कहा। अमन की नज़र माँ के बेजान शरीर पर थी, जिसे पलंग पर ले जाया जा रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होंठ चुप थे। कई घंटे बीत चुके थे। अमन अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। डॉक्टर आईसीयू से बाहर आई। उनके चेहरे की गंभीरता बता रही थी कि हालात नाजुक है। अमन साहब, हमें प्रार्थना करनी होगी कि आपकी माताजी की तबीयत संभल जाए, मगर उनकी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। ये सुनकर अमन की आंखें नम हो गईं। वो अस्पताल के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। मैं गुनाहगार हूँ। मैंने अपनी माँ के साथ गलत किया, उनकी मोहब्बत को नज़रअंदाज किया। लेकिन तुम तो दयालु हो भगवान, तुम तो माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हो। प्लीज़ मेरी माँ को बचा लो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हिचकियाँ पूरे हॉल में गूंज रही थीं। अस्पताल के कमरे में मौत जैसी खामोशी थी। मशीनों की बीप बीप की आवाज़ धीमी पड़ रही थी। अमन माँ के पास बैठा उनका हाथ थामे रो रहा था। माँ प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत बुरा बेटा था, लेकिन आपकी मोहब्बत के बिना मैं कुछ भी नहीं। आंखें खोलो माँ, एक बार कह दो कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैं आपके बिना कैसे जीऊँगा। नर्स सानिया कमरे के दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। डॉक्टर धीरे से आकर माँ की नब्ज देखने लगा, फिर अमन की तरफ देखकर सिर झुका लिया। माफ़ कीजिए अमन जी, अब वो नहीं रही हैं। ये शब्द सुनते ही अमन पर बिजली बनकर गिर गए थे। उसने माँ के बेजान हाथों को चूमा, माथा उनके कदमों पर रख दिया और बेतहासा रोने लगा। माँ हमेशा के लिए जा चुकी थी, मगर जाते जाते वो अमन को सबसे बड़ा सबक दे गई थी। माँ की मोहब्बत ऐसी ही होती है। वक्त का कर्ज कभी माफ़ नहीं होता। सूरज डूब चुका था। आसमान लाल था, जैसे किसी बड़े नुकसान का मातम कर रहा हो। अमन माँ की चिता के पास बैठा था। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ, मैंने आपको खो दिया, उसने धीरे से कहा, जबकि सामने वाली माँ अब सुन भी नहीं रही थी। हवा में खनकती शांति और शमशान की खामोशी उसके अंदर की तन्हाई को और गहरा कर रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में हर चीज़ को अपनी इज्जत और जिद पर कुर्बान कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि आपकी मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी दौलत थी। उसने अपनी माँ की राख को हाथों में लिया, जैसे वो अपनी माँ को आखिरी बार छूना चाहता हो। अगर मैं वक्त को वापस ला सकता तो कभी आपको मुझसे दूर नहीं जाने देता। अगर मैंने आपका यकीन कर लिया होता तो आज आप मेरे साथ होती। माँ, हिचकियों के बीच उसने आसमान की ओर देखा और फिर पहली बार दिल से दुआ मांगी। हे भगवान, मेरी माँ और पिताजी को स्वर्ग में एक ऊंचा मकाम देना। उनके बिना ये दुनिया भी एक वीरान जगह है। हवा में हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कि कायनात ने उसकी दुआ सुन ली हो। माँ की मौत के बाद अमन की दुनिया खाली हो चुकी थी। ओल्ड एज होम में नर्स सानिया ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और अमन की तरफ देखा। ये बच्चा तुम्हारा अपना खून है अमन, और फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम भी अपनी माँ की तरह कुर्बानी दोगे या फिर इसे भी अनाथ छोड़ दोगे? अमन ने नर्स के हाथों में बच्चे को देखा। वो नन्हा सा वजूद जो अब तक सच्चाई से बेखबर अपनी मासूम आंखों से इस दुनिया को देख रहा था। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की वो कुर्बानी याद आई जो उन्होंने उसे और इस बच्चे को बचाने के लिए दी थी। धीरे धीरे उसने हाथ बढ़ाया और बच्चे को नर्स की गोद से ले लिया। जैसे ही उसने बच्चे को अपनी बाहों में लिया, उसके अंदर कुछ बदलने लगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, अमन ने मजबूती से कहा। जो गलती मैंने अपनी माँ के साथ की वो अब दोबारा नहीं होगी। सालों गुजर गए, वक्त का पहिया घूमता रहा और अमन की जिंदगी बदलती रही। उसने अपने बेटे को अपनी बाहों में उठाया था, उसे अपने दिल की धड़कन समझकर पाला था और अपनी माँ की मोहब्बत को याद करते हुए उसे वो सब कुछ दिया जो शायद वो पहले किसी को नहीं दे सका था। वो एक अच्छा पिता बनने की पूरी कोशिश करता रहा, मगर किस्मत के फैसले हमेशा इंसान की मर्जी से नहीं होते। आज अमन 75 साल का हो चुका था और वो वहीं था जहाँ कभी उसके माँ बाप थे, एक ओल्ड एज होम में। वही पुरानी खामोश दीवारें, वही तन्हाई, वही इंतजार। वो एक कुर्सी पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, जैसे कोई पुरानी याद उसकी आंखों में बस गई हो।
उसी पल एक नर्स उसके पास बैठकर बोली, आज आप कुछ ज्यादा ही खामोश लग रहे हैं अमन जी, क्या सोच रहे हैं? अमन ने धीरे से सिर उठाया। आंखों में बरसों का दर्द और पछतावा था। बस जिंदगी को देख रहा हूँ, वो बोला। वही जिंदगी जो इंसान को वही सब वापस लौटा देती है जो वो दूसरों के साथ करता है। नर्स ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अमन ने गहरी सांस ली। जानती हो, एक वक्त था जब मैंने अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरी जिंदगी के लिए बोझ बन गए हैं। मैंने उनके जज्बातों की परवाह नहीं की, बस अपने घमंड, इज्जत और समाज की बातों को ज्यादा अहमियत दी। नर्स खामोशी से सुनती रही और अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर जब मैं बाप बना तो सोचा कि मैं अपनी गलतियों को सुधार लूंगा। मैंने अपने बेटे को वो सब कुछ देने की कोशिश की जो मैंने खो दिया था। अपनी माँ की तरह उसकी परवरिश की, उसे अपने खून पसीने से बड़ा किया, अच्छा इंसान बनाया, अच्छी शिक्षा दी, बेहतरीन जिंदगी दी। अमन की आवाज लड़खड़ाने लगी थी। लेकिन आज वही बेटा जिसे मैं अपनी दुनिया समझता था, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, उसी ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, वहीं जहाँ कभी मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा था। नर्स ने हैरानी से पूछा, आपका बेटा? हाँ, वही जिसे मैंने अपने सीने से लगाकर पाला था, वही जिसकी खातिर मैंने और मेरी माँ ने सब कुछ सहा था। अमन का दिल किसी बोझ तले से दब गया था। पता है नर्स बेटी, मेरी माँ ने जाते हुए एक बात कही थी और वो सच हो गई। कौन सी बात? नर्स ने पूछा। बेटा, मैंने तुझे कभी भी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन वक्त का कर्ज हमेशा ही चुकाना पड़ता है। ये कहकर अमन की नजरें शून्य में खो गईं। इस कहानी से जिंदगी की एक कड़वी हकीकत सामने आती है। वक्त कभी भी किसी का कर्ज नहीं छोड़ता। जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वही किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस लौटता है। माँ बाप की इज्जत और मोहब्बत वो चीज़ है जो हर रिश्ते से बढ़कर होनी चाहिए, क्योंकि जब वक्त पलटता है तो वही एहसास दिलाता है, जो बोया था वही काटना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।